हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हमारे पास आज टॉपिक है मानव विकास के सूचक। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर, जो कि आपके 12वीं क्लास का तीसरा लेसन जो है, मतलब भारत लोक और अर्थव्यवस्था से संबंधित बुक जो है, उसमें तीसरे नंबर का जो लेसन है, उसमें मानव विकास के टॉपिक अपन ने पढ़े हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो इन मानव विकास के जो सूचकांक के जो बिंदु निकलते हैं, मतलब अंकों का डिवाइडेशन, मतलब कौन सा देश कितने नंबर पे है, कहाँ पर मानव विकास उच्च है, कहाँ पर निम्न है, तो वो मानव विकास के सूचक जो होते हैं, मतलब किनको आधार मानकर उस क्षेत्र का विकास माना जाता है, उसका मापन किन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, टॉपिक अपन डालेंगे मानव विकास के सूचक। देखिए, मानव विकास के जो सूचक होते हैं कुल मिला के 3 होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कुछ और भी बिंदु होते हैं जिनको आधार मानकर किसी क्षेत्र का मापन किया जा सकता है मानव का। ठीक है, यूएनडीपी के अनुसार, ठीक है, यूएनडीपी क्या काम करता है? यूएनडीपी जो है वो मानव विकास सूचकांक को एक तरीके से निर्धारित करता है। ये जो यूएनडीपी है संस्था, ये यूएनडीपी कुछ सूचकांकों के आधार पर मानव विकास को निर्धारित करता है। अब वो सूचकांक क्या है, वो कौन कौन से बिंदु है जिसके आधार पर ये निर्धारित होता है? भारत के, अब मैं पूरा विश्व और भारत को लेकर देखूंगा। भारत में योजना जो आयोग है, ठीक है, ने भी कुछ सूचक के आधार पर मानव विकास का मापन किया है। वो कौन से बिंदु है जिसके आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है? जैसे सारे बता रहा हूं अभी फिर, लेकिन मुख्य कितने हैं? वो 3 है। जैसे कि आर्थिक उपलब्धता, ठीक है, पहला, ठीक है। इसके अलावा आपका सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य या स्वस्थ जीवन के आधार पर। इसके अलावा सामाजिक वितरण, न्याय व्यवस्था, ठीक है, समाज में किस प्रकार से न्याय व्यवस्था है, बहुत बढ़िया तरीके से मानव विकास है। इसके अलावा स्वास्थ्य हो गया, जीवन हो गया। इसके अलावा राज्य में चल रही योजना, या कह सकते हो कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर। और भी ऐसे तो बिंदु बहुत है, जैसे कि शिक्षा, ठीक है, रोजगार, ठीक है। ऐसे अहम बिंदुओं को लिया जाता है और उस आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है कि किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कितना मानव विकास हुआ है। अगर ये वेल कंडीशन में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो समझ लीजिए मानव विकास है, और अगर ये बुरी कंडीशन में है तो समझ लीजिए मानव विकास नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रमुख मानव विकास सूचकांक के बिंदु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, मानव विकास के 3 प्रमुख सूचक हैं। अब वो 3 बिंदु ही बता रहा हूं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहला
आर्थिक विकास की उपलब्धियां का सूचक। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो है स्वस्थ जीवन का सूचक, और तीसरे नंबर पे आता है सामाजिक सशक्तिकरण का सूचक। ये कुल मिला के 3 बिंदु हैं, और इन 3 बिंदुओं के आधार पर मानव विकास का सूचकांक तय होता है। ये हमारा भारत का वर्णन मैं करके बताऊंगा कि भारत के अंदर इन 3 बिंदुओं को लेकर मानव विकास की रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार की जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु डाल लीजिए, आर्थिक विकास का या आर्थिक विकास की उपलब्धियों का सूचक। देखिए, आर्थिक विकास की उपलब्धियों के सूचक के अंदर क्या क्या चीज देखी जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज देखी जाती है समृद्ध संसाधन। अब देखिए, हमारे पास में काफी मात्रा में समृद्ध संसाधन है, लेकिन इन संसाधनों तक पहुंच है कि नहीं है लोगों की। ठीक है, वह इन संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, समृद्ध संसाधन है, इन संसाधनों तक पहुंच है, लेकिन इन संसाधनों तक पहुंच किन की। देखिए, विशेष रूप से गरीब, दलित। ठीक है, गरीब हो, दलित हो, इसके अलावा हाशिए पर छोड़े गए लोग। मतलब किन्हीं कारणों से समाज से दूर ऐसे लोग जो समाज में उनको जगह नहीं दी जाती, बहुत गरीब है, निर्धन है, दलित है, और हाशिए जिनके पास जमीन नहीं है। ठीक है ना, वो अपना किसी न किसी तरीके से वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इन लोगों तक संसाधन की पहुंच आवश्यक है, तो मानव विकास होगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे? देखिए, समृद्ध संसाधन, ठीक है, पहला, पर निर्धन लोगों की पहुंच। ठीक है, इसके अलावा उत्पादकता भी जरूरी है। ठीक है, कल्याण। अब गरीब लोगों का कल्याण भी आवश्यक है। यह है मानव विकास की कुंजी। ठीक है, मतलब कहने का यह हो गया साहब कि समृद्ध संसाधन आपके पास में है, लेकिन वो समृद्ध संसाधन निर्धन लोगों की पहुंच तक होना आवश्यक है। फिर आप उत्पादकता भी कीजिए, खूब कीजिए उत्पादकता, लेकिन उससे कल्याण भी आवश्यक है। मतलब जो उत्पादन किया है लोगों के कल्याण के अंदर आना चाहिए, उपयोग में आना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है पर दूसरे व्यक्ति तक वो चीज नहीं पहुंच रही। अगर ये पहुंचती है तो ये मानव विकास की कुंजी मानी जाती है, एक मानव विकास का स्तर माना जाता है। अगर मैं बात करूं सकल घरेलू उत्पादकता और प्रति व्यक्ति उत्पादकता को किसी देश के संसाधन के आधार के रूप में आप माप सकते हो। मतलब आप एक तरीके का आंकना और है, एक तरीके से मापन और कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, एक सकल घरेलू उत्पादन, दूसरा प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर मानव विकास का मापन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि सकल घरेलू उत्पादन मतलब हमारे घर के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है वो, और प्रति व्यक्ति उपलब्धता, जो उत्पादन हुआ है वो प्रति व्यक्ति में उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो उस देश के अंदर मानव विकास का मापन उन आधार पर हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए,
आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर, जैसे कि आर्थिक उपलब्धि, ये उतारना चाहे तो आप उतार सकते हो, ठीक है। चलिए इसी के अंदर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आर्थिक उपलब्धि के सूचक के अंतर्गत हम और भी चीज देख सकते हैं। वो क्या चीज है, देखिए आर्थिक उपलब्धियों में हम देख सकते हैं किस आधार पर, लोगों की भलाई हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, सबसे मेन चीज भलाई, ठीक है, लोगों की भलाई हो रही। इसके अलावा आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस आधार पर मापन, ठीक है। इसके अलावा रोजगार, रोजगार के आधार पर मानव विकास का मापन करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। इस आधार पर भी मापन का मतलब मानव विकास का मापन किया जा सकता है। अगर मैं पिछले, अब मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको कि इस मानव विकास का मापन किस आधार पर हुआ है, उसके क्या परिणाम निकले हैं। अगर मैं पिछले विगत वर्षों के अंदर जाऊं तो भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय और उपभोग व्यय की जो वृद्धि है उसमें थोड़ा सा वृद्धि हुई है, ठीक है ना। कैसे, देखिए भारत में प्रति व्यक्ति आय मतलब जो कमाई है उसमें, और वह प्रति व्यक्ति व्यय खर्च, ठीक है। आय मतलब कमाना और व्यय मतलब खर्च करना में वृद्धि हुई है। जब आय होगी तभी तो वो व्यय करेगा, खर्च करेगा, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये हुआ जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में क्या आई, कमी आई है। मतलब जो लोग गरीबी रेखा से नीचे थे वो थोड़ा ऊपर उठ के आए हैं। 2011 और 12 के अनुसार ये आंकड़े, इससे ये पता चलता है कि भैया जो गरीब लोग थे वो थोड़े ऊपर उठे हैं। वो क्या ऊपर उठे, देखिए जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए आप लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वो प्रतिशत जो है वो है 25.7 का, 25.7%, ठीक है, 25.7%। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों के अंदर इसका जो प्रतिशत है वह 13.7%, 13.7%। और बात करें किसकी, देशों की, पूरे देश की बात करूं मैं, देश में आपके कुल जो 21.9% के रूप में गरीबी रेखा का अनुपात दर्शाता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं, ये आंकड़े हमारे पास में है, लेटेस्ट आंकड़े जो 2011 के अकॉर्डिंग है, ये कहना चाहता है कि पिछले आंकड़े जो है हमारे पास, जो पिछले आंकड़े थे उन आंकड़ों की तुलना अगर अब के आंकड़ों से करें, 2011 से करें, तो पता ये चलता है कि गरीबी रेखा का जो अनुपात है वो थोड़ा सुधरा है। कहने का मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे रहते थे वो ऊपर उठ के आए, उनकी आय बढ़ी, उनकी व्यय क्षमता बढ़ी। उसके आधार पर लोगों मतलब मापन जो किया तो उससे पता चला 2011-12 के अंदर कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो प्रतिशत ज्यादा था, गरीबी रेखा से नीचे लोग ज्यादा थे, वो 25.7 रह गए, शहरी क्षेत्रों में 13.7 रह गए, और पूरे देश की बात करूं तो 21.9 रह गए। तो इससे ये पता चला कि भारत के अंदर गरीबी रेखा का अनुपात सुधरा है, ठीक है ना। मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे उसमें थोड़ा सुधार आया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं इसका अनुपात कुछ राज्यों के आधार पे बताता हूं, ठीक है। अब राज्य के आधार जैसे देखिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, कुछ राज्य है, फिर आप किताब में देख सकते हैं उसको, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, जैसे कि मणिपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, ठीक है, दादर नगर हवेली, ठीक है। यहां पे बताऊंगा कि अनुपात कितना है, ठीक है। यहां पर 30% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के
अनुपात में, मतलब 70% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से बाहर है। ठीक है, चलो अच्छा आंकड़ा। गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और भी राज्य है जैसे कि आप मेघालय, सॉरी महाराष्ट्र है, मेघालय है, महाराष्ट्र, मेघालय, इसके अलावा उत्तराखंड है। ठीक है, और मैं बताऊं आपको जैसे कि राजस्थान, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, और आपके जो भाग है पंजाब है, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तराखंड तो हो गया। ठीक है, यहां पर जो प्रतिशत रखा गया है वो यहां 10 से लेके 20% जनसंख्या गरीबी रेखा के अनुपात में। ठीक है, मतलब ये राज्य ऐसे है जहां पर 10 से 20% जनसंख्या गरीबी रेखा के अनुपात के अंतर्गत। ठीक है, और एक आखिरी बिंदु जिसके अंदर कुछ राज्य और होंगे, देखिए वो कौन से राज्य है। वो राज्य आपके हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो बच गए, आंध्र प्रदेश है, गोवा, दिल्ली है। ठीक है, और भी है राज्य, गोवा, दिल्ली, आपका जो हिमाचल है, केरल है, पंजाब, केरल, पंजाब शायद उसमें भी आया ये। ठीक है, और मैं बता दूं आपको सिक्किम, सिक्किम, सॉरी पंजाब नहीं था उसमें, पश्चिमी बंगाल था, इसमें पंजाब है। ठीक है, सिक्किम। ठीक है, और मैं बताऊं आपको एक राज्य और है जैसे कि हाँ अंडमान निकोबार, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर 10% से या 10% के आधार पर गरीबी रेखा अनुपात में लोग हैं। ठीक है, पहले वाले में मैंने राज्य में बताया 30%, फिर बताया मैंने 10 से 20, और ये राज्य ऐसे जहां पे 10% के आधार पर गरीबी रेखा के अनुपात के अंदर लोग उपस्थित है। तो ये मैंने बताया आपको आर्थिक विकास की उपलब्धियों के सूचक के बारे में। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु, स्वस्थ जीवन का सूचक किसे कहते हैं, देखते हैं अपन। दूसरा बिंदु है अपना, देखिए स्वस्थ जीवन का सूचक बिल्कुल सरल क्या है, रोग व पीड़ा से मुक्त जीवन, स्वस्थ जीवन का सूचक कहलाता है। मतलब अगर आप रोग और पीड़ा से मुक्त हो तो भैया आपका जीवन कैसा रहेगा, स्वस्थ जीवन का सूचक रहेगा। तो मानव विकास का मापन जो है वो इस आधार पे भी किया गया। किसी राज्य, किसी देश के अंदर मान लीजिए लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं, ठीक है, बहुत ही बीमार है, खूब पीड़ा से ग्रस्त है, तो क्या वो मानव विकास के सूचांक में आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये कि वहां पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का अभाव है, इसलिए वो लोग मानव विकास के सूचकांक से बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा और भी देखिए किस आंकलन पर मानव विकास का सूचकांक देखा जाता है, जैसे कि शिशु मृत्यता, ठीक है, शिशु मृत्यता, माता प्रजनन मृत्यु, ठीक है, माता प्रजनन मृत्यु दर घटाने के उद्देश्य से, ठीक है, अगर घटा हुआ है, और शिशु मृत्यता माता प्रजनन मृत्यु दर घटाने के आधार पर देखा जाता है। इसके अलावा प्रजनन सुविधा, अगर बच्चा पैदा हो रहा है उस प्रजनन कंडीशन में अगर प्रजनन सुविधा, प्रजनन सुविधा थोड़ी, प्रजनन स्वास्थ्य सुविधा अगर दी जा रही है तो मानव विकास। अगर मान लीजिए बूढ़े व्यक्ति है बेचारे, उनको अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर दी जा रही है तो मानव विकास का आकलन इस आधार पर भी किया जाता है। इसके अलावा पर्याप्त पोषण व्यवस्था
के आधार पर अगर दी जा रही है तो मानव विकास है, नहीं दी जा रही है तो विकास नहीं है। इसके अलावा व्यक्ति सुरक्षा के आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है इन सारे बिंदुओं के आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है। शिशु मृत्युता मतलब कितने शिशु मर रहे हैं, माता जो प्रजनन होती है वो मृत्यु दर घटाने, भाई बढ़ रहा है मतलब माँ बच्चा पैदा कर रही है और शिशु मर गया या माता मर गई, अगर माता की मृत्यु हो जाती है प्रजनन के समय तो अगर उसमें दर ऊंची जा रही है तो समझ लीजिए मानव विकास नहीं है। लेकिन अगर उस मृत्यु दर के अंदर घटनापन आ रहा है मतलब घटाव हो रहा है तो समझ लीजिए विकास है। अगर प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, अगर वृद्ध व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है, पर्याप्त पोषण व्यवस्था है या व्यक्ति की सुरक्षा की व्यवस्था है, अगर है वेल कंडीशन में तो मानव विकास का मापन इस आधार पर किया जाता है। ऊंचा और नीचा आप समझ गए होंगे कि अगर ये वेल कंडीशन में है तो ही मानव विकास है, नहीं तो नहीं है। तो मतलब रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन ही स्वस्थ जीवन का सूचक माना जाता है। एक आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, जो मृत्यु दर है, देखिए मृत्यु दर 1951 में, देखिए अंतर बता दूंगा आपको मैं, 1951 के अंदर 25.1% से घटकर 2015 में कितना हो गया, 6.5 प्रति हजार हो गया। अब बताइए ये तो जबरदस्त विकास है मानव का कि 1951 में जो 25.1% लोग मर रहे थे वो 2005 में प्रति हजार कितना हो गया, 6.5 प्रति हजार, 1000 पर 6.5% व्यक्ति ही मर रहे हैं। इसके अलावा देखिए शिशु मृत्युता की बात कर देता हूं मैं। शिशु मृत्युता मतलब जो बच्चे मरते हैं उनकी 148 प्रति हजार से घटकर, ठीक है, से घटकर कितना हो गया, 37 प्रति हजार हो गया। ये लीजिए ये भी एक विकास को प्रदर्शित कर रहा है भारत के अंदर कि 138 प्रति हजार थे, 1000 पे 148 बच्चे मर गए, लेकिन अब कितना है, केवल 37, मतलब बच्चे कम मर रहे हैं। तो बहुत अच्छी कंडीशन है। 1951 से लेकर 2005 की बात करूं मैं, 1951 से लेकर 2005 की अवधि की बात करूं या की अवधि, बीच की अवधि की बात करूं तो देखिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में पुरुषों के लिए 37.1 से बढ़कर 66.9 हो गया। सोचिए इस चीज को, अगर मैं 1951 से लेकर 2015 की बात करूं, इस अवधि की बात करूं तो बड़ा बदलाव आया। किसमें, उम्र में। देखिए अगर मैं पुराने समय में जाऊं तो पुरुषों की जो उम्र थी वो कितनी, 37.1 वर्ष, जो आज कितनी हो गई, 66.9 वर्ष। अगर मैं स्त्रियों की बात करूं, तो 36.2 वर्ष और आज कितनी होगी, 70.0 वर्ष। अब बताइए ये अनुपात जो है ये एक सफलता को प्रदर्शित करता है कि पहले लोग कम उम्र में मर जाते तो उसका कई कारण हो सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलना, ठीक है ना, सबसे मेन चीज तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव के कारण ही तो लोग मरते थे। लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जब मिलने लगी तो उल्टा हो गया मामला कि जो कम उम्र में मर रहे थे वो ज्यादा उम्र में मर रहे, जो कम उम्र में स्त्रियां मर रही थी वो ज्यादा उम्र में स्त्रियां मर रही है, तो मतलब आदमी लोग बच रहे हैं, तो मतलब स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मतलब मानव विकास बढ़ रहा है। इसी अवधि के अंदर भारत में अगर जन्म दर देखूं मैं 40.8% से 20.8% के नीचे रह गया। ये भी वेल कंडीशन है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या जो हो रही थी, ठीक है ना, भारत के अंदर अगर ज्यादा जनसंख्या, भारत में जन्म दर 40.8 से कितनी रह गई, 20.8% रह गई।
मतलब जो जनसंख्या इतनी थी वो घटकर इतनी हो गई, तो ये भी एक अच्छी कंडीशन है, एक अच्छी चीज को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये मानव विकास है। तो इस आधार पर रिपोर्ट तैयार होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये स्वस्थ जीवन का सूचक हो गया। अब आखिरी बिंदु आता है सामाजिक सशक्तिकरण के आधार पर। तीसरा है सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। देखिए सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है विकास मुक्ति। अब विकास मुक्ति किन चीजों से? भूख, गरीबी, दास्ता, बदुआकार, ठीक है, बदुआकार, दास्ता, बदुआकार, ठीक है, बदुआकार बोल दीजिए या कह दीजिए बदुआकारण बोल सकते हैं इसको, है ना। और इसके अलावा और क्या? अज्ञानता, ठीक है, बहुत कम जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, या कह दीजिए निरक्षरता, ठीक है, निरक्षरता मतलब होता है कम लोग पढ़े लिखे, एक होता है साक्षरता। इन सब से मुक्ति क्या होगा? सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब बताओ ये सारी चीज अगर किसी समाज में अगर मैं डाल दूं, भूख भी डाल दूं, गरीबी भी डाल दूं, दास्ता, बदुआ, ज्ञानता, निरक्षरता, ये सारी की सारी चीज अगर समाज में अगर डाल दिया जाए या उत्पन्न कर दिया जाए, तो क्या वो मानव विकास की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। वो समाज बर्बाद हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। जब लोग, अब देखिए किस आधार पर, जब लोग जो है वो समाज में अपने विकल्पों को चुनने में क्या हो जाएंगे? सशक्त होंगे, तो विकास होगा। अगर नहीं चुन पा रहे तो विकास नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, लोग समाज में सहभागिता या हम कह सकते हैं प्रतिभागिता देते हैं तो विकास होगा। अगर मान लीजिए समाज में आपकी सहभागिता है, प्रतिभागिता है, तो मान लीजिए आपका समाज जो है वो विकसित हो रहा है, उसमें उपस्थित लोग जो है वो अपना विकास कर रहे हैं। इसके अलावा और देखिए, समाज में, समाज हो या फिर पर्यावरण, ठीक है, समाज और पर्यावरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ज्ञान की, ठीक है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। मेन चीज ज्ञान ही है। और अगर मैं बताऊं, ज्ञान जो है एक ज्ञान ही होता है, वो ज्ञान जो समाज से हर गलत विषयों से क्या दिलाता है? मुक्ति दिलाता है। अब वो गलत विषय कौन से? जैसे कि भूख, गरीबी, अज्ञानता, ये सारी चीजें कब जाएगी? जब आपके समाज में ज्ञान प्रवेश होगा, ठीक है। अब इसका भी कुछ देख लीजिए, आपकी कुछ आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के आधार पर मैं बताऊं आपको। जैसे कि भारत के अंदर साक्षरता दर बताइए। भारत की साक्षरता दर 74.04%। राज्यों में साक्षरता समान नहीं है। स्त्रियों का अनुपात जो है, स्त्रियों की साक्षरता की बात करें तो साक्षरता कितनी है पता है क्या आपको? साक्षरता जो है वो है कितनी, नए आंकड़ों के अनुसार है
65.46%। जबकि पुरुषों का अनुपात तो और भी जबरदस्त है। पुरुषों का अनुपात साक्षरता के अंदर कितना है? पुरुषों का अनुपात साक्षरता में है 82.14%। ये भारत की है। भारत की साक्षरता के अंदर अगर भारत की बात करें 74.04, स्त्रियों की बात करें तो 65.46 और पुरुषों का अनुपात देखा जाए तो 82.14। लेकिन अगर मैं राज्यों की बात करूं, साक्षरता असमान है कंडीशन में है। जैसे कि आप केरल पे जाइए, केरल में साक्षरता जो है, लेटेस्ट आंकड़े देखिए, केरल में जो साक्षरता है वो कितनी है? 96.02, जबकि सबसे ज्यादा है ये, ठीक है। और अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो आपका है आंध्र प्रदेश। पहले बिहार था, अब आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो प्रतिशत है वो है 66.4%। ये सबसे कम है। सबसे ज्यादा तो साक्षरता कहाँ पे मिलेगी? केरल में। और सबसे कम कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये मैंने आज आपको बताया वो कुछ सूचक, मानव विकास के सूचक। मानव विकास का मापन इन 3 बिंदुओं के आधार पर किया जाता है और यही मापन जो है मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है, जहां पर आर्थिक उपलब्धि मिलेगी, स्वस्थ जीवन का सूचक मिलेगा और सामाजिक सशक्तिकरण मिलेगा। समाज में लोगों को मजबूती मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, रोजगार मिलेगा। वो क्षेत्र मानव विकास के सूचकांक में ऊपर होगा। और अगर ये सारी चीजें बेकार कंडीशन में है, आर्थिक रोजगार नहीं है, लोग मर रहे हैं, पीड़ा मिल रही है बहुत ज़्यादा, उनको सही सही समय पर सही टाइम पे दवाइयाँ नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है, पोषण व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो वो मानव विकास की श्रेणी में नहीं आएगा। समाज के अंदर लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, ठीक है, और इसके अलावा साक्षरता से बहुत दूर है, अपने विकल्पों को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो वो भी व्यक्ति मानव विकास की श्रेणी से बाहर चले जाएंगे। तो ये आज मैंने आपको मानव विकास के सूचकांक के बारे में बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।